हेलो दोस्तों आज मैं प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन इसरो सेटेलाइट सेंटर बेंगलुरु को लाया हूँ URSC का, जिसका ट्रेड जो है टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, जो ट्रेड जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। दोस्तों यह पेपर जो हुआ था 20/11/2016 को हुआ था। दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर जो है नंबरों की संख्या जो है 60 है और यह 18 पेज का है। दोस्तों चलिए आइए शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन इसरो के, जो कि बेंगलुरु का है, URSC बेंगलुरु इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, किस पर लागू होता है? DC जनरेटर, DC मोटर, अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि DC मोटर जो है लेफ्ट हैंड रूल क्या है, DC मोटर पे लागू, क्योंकि क्या हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड जो है जनरेटर कैसे चलता है, वो हैंडल से चलता है। हैंडल किससे घुमा सकते हैं? राइट हैंड से। लेफ्ट हैंड हैंडल नहीं घुमा सकते, इसलिए क्या है आप याद कर सकते हैं ऐसा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड जो है DC मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर पे, और जबकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम मीन्स राइट हैंड नियम जो लागू होता है वो होता है DC जनरेटर पे। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें जो आंसर होगा DC मोटर होगा, मतलब बी आंसर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, जिनमें 5 इन्होंने इनका क्वेश्चन जो है, जिन 5 सेल जिनमें प्रत्येक का इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है 2 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 0.5 ओम है, जिसको सीरीज में इन्होंने जोड़ा है। तो इन्होंने बोल रहे हैं कि प्रमाणित बैटरी में वोल्टेज होगा, मतलब क्या होगा, तो उसको देखते हैं दोस्तों जैसे कि फार्मूला हमको मालूम है, E इक्वल टू मतलब E इक्वल टू टोटल वोल्टेज इक्वल टू N इक्वल टू E होता है। N मीन्स नंबर ऑफ सेल, उसके बाद E फिर फॉर वोल्टेज, EMF वोल्टेज, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 वोल्ट आ जाएगा दोस्तों। बट इंटरनल प्रतिरोध उसमें जो था 2 वोल्ट में 0.5 है, तो 10 मीन्स 5 सेल में कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 1 ईच में बोल रहे हैं 0.5 है, तो 0.5 करके 5 बार हम जोड़ लेंगे, 5 सेल का कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 वोल्ट का EMF और 2.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस मीन्स आंतरिक प्रतिरोध। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन्होंने बोला है DC परिपथ का शक्ति घटक हमेशा होता है, द पावर फैक्टर ऑफ ए DC सर्किट इज ऑलवेज। तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा यूनिटी हो जाएगा। यूनिटी क्यों होगा दोस्तों, आपको पता है? क्योंकि DC की फ्रिक्वेंसी नहीं होती जबकि AC की फ्रिक्वेंसी होती है, इसलिए इसका जो है यूनिटी जो है हमेशा, जो शक्ति DC सर्किट इज ऑलवेज जो है पावर फैक्टर होता है यूनिटी होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बी यूनिटी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो इन्होंने बोला है द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन AC सर्किट मीन्स AC परिपथ में धारा की दिशा क्या होगी। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं AC जो है अल्टरनेटिंग नाम से ही अपना अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, वेरियस फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट। तो क्या होता है उसका कभी नीचे ऊपर, मतलब हमेशा चेंज होता है, वो सीधी दिशा में नहीं चलता। DC करंट ओनली, डायरेक्ट करंट ओनली सीधा दिशा में चलता है, जबकि AC करंट क्या है, अल्टरनेटिव करंट जो है इंस्टेंटली चेंज होता रहता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें दिया है इन्होंने 230 वोल्ट शक्ति लाइन में 3 60 वाट का बल्ब समांतर में है, यदि एक बल्ब जल गया तो। इन्होंने दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, इन्होंने बोला है कि 3 बल्ब अगर समांतर में है, मतलब पैरेलल में है, तो 2 बल्ब, एक बल्ब खराब हो गया तो 2 बल्ब जलेंगे या नहीं, इनका क्वेश्चन ही आया। तो दोस्तों सीरीज में जो रहता है, अगर तीनों बल्ब सीरीज में होते तो तीनों, एक खराब होता तो तीनों नहीं जलते, लेकिन क्या है एक सीरीज इसमें पैरेलल में है, तो एक पैरेलल में ख़राब हो जाता है, जबकि दोनों जलना चाहिए तो दोनों जलेंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा डी, अन्य 2 बल्ब प्रकाशित रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इन्होंने दे रखा है, यदि एक चालक में 120 कूलम का आवेश 60 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है, तो चालक में धारा की मतलब कितना एम्स होगी, करंट क्या पूछ रहा है। तो जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों Q इक्वल टू IT होता है, Q मीन्स कूलम, I मीन्स करंट और T फॉर सेकंड। तो इसका क्वेश्चन, इसका फार्मूला हो जाएगा Q इक्वल टू IT। तो उन्होंने दिया है Q दिया है 120 कूलम, I निकालना है अपने को, T दिया है 60 सेकंड, तो I इक्वल टू हो जाएगा Q/T। तो 120/60 मतलब 120/60, तो कितना हो जाएगा 2 एम्स निकल आएगा दोस्तों। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बी, 2 एम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। यदि बैटरी की क्षमता 2800 mAh है, तो
या 1.4 एम धारा आपूर्ति करेगा। तो दोस्तों एम्पियर हावर की जो है दक्षता जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। इसमें क्या होता है एम्पियर हावर में 2800 डिवाइड बाई 1.4 है, मतलब एम्पियर हावर इक्वल टू 20 इतना हो जाएगा। तो इसमें हावर निकालना है, घंटे पूछ रहा है, तो मिली मतलब 2800 बटे 1.4 एम्स है ये, तो इसको मिली एम्स दोस्तों, इसको 1.4 ए बनाए एम्पियर है वो मिली एम्स है दोस्तों, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या है ना उसको भी एम्स बना लेंगे। तो कितना हो जाएगा 2.8 डिवाइड बाई 1.4, तो जब डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा उसमें निकल के आ जाएगा 2 आ जाएगा 2, और 1 हावर दिया है तो अपने क्या मिनट में बदलेंगे तो 60 गुणे 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120 मिनट हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या सी, मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या है अपना आंसर घंटे में आएगा, जबकि इसमें पूछा गया है, इसमें चारों ऑप्शन जो है मिनट में दिया है, तो घंटे को मिनट में बनाएंगे तो क्या आंसर हो जाएगा 60 गुणे 2 बराबर 120, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने बोला है परसेंट वोल्टता नियम जो है वो निकालने के लिए, तो इसमें क्या होता है परसेंटेज वोल्टेज जो है ये फार्मूला होता है V=NL - VFL/VFL। दोस्तों इसमें क्या है इन्होंने रॉन्ग मतलब दोनों आंसर इसमें क्या है सही है, क्योंकि क्या है ना इन्होंने रिवाइज जब आंसर की भेजा था तो उसमें क्या है दोनों आंसर सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है, क्योंकि क्या है नो वोल्टेज वोल्टेज नो लोड माइनस वोल्टेज फुल लोड अब्लिक वोल्टेज फुल लोड भी हो सकता है मल्टीप्लाई 100, और उसके बाद वोल्टेज नो लोड माइनस वोल्टेज फुल लोड अब्लिक वोल्टेज नो लोड इक्वल टू 100। तो इसमें दोनों आंसर सही है दोस्तों, तो आप गलत मत कीजिएगा, ए और बी दोनों सही होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर व्हेन, कब ट्रांसफर होगी मैक्सिमम पावर, जब लोड इम्पिडेंस ज़्यादा रहेगा सोर्स इम्पिडेंस से, या लोड इम्पिडेंस कम रहेगा सोर्स इम्पिडेंस से, या लोड इम्पिडेंस बराबर रहेगा सोर्स इम्पिडेंस के, या लोड प्रतिबाधा जो है लोड इम्पिडेंस इक्वल टू 0। तो दोस्तों क्या रहेगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब करेगा, जब लोड इम्पिडेंस सोर्स इम्पिडेंस के बराबर होगा, तभी आपको मैक्सिमम पावर आपको मिलेगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी, लोड इम्पिडेंस इक्वल टू सोर्स इम्पिडेंस। उसके बाद दोस्तों 10वें क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफर में विद्युत शक्ति में परिवर्तन किए एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित होता है। दोस्तों बिना परिवर्तन किए क्या ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या है हमारा क्या वोल्टेज ज़्यादा से कम करेंगे तो ये चेंज होगा, धारा करंट भी थोड़ा बहुत चेंज होती है, पर कैपेसिटेंस नहीं रहता उसमें, कैपेसिटेंस भी रहेगा लेकिन उसमें क्या चेंज नहीं होगी, उसमें फ्रीक्वेंसी दोस्तों फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी क्या है समान रहती है, विद्युत शक्ति फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं होता है, बिना परिवर्तन किए ही हम वोल्टेज स्टेप अप को स्टेप डाउन कर सकते हैं या स्टेप डाउन को स्टेप अप कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद दोस्तों ने दिया साइन तरंग का शीर्ष मान 200 वोल्ट है तो उसका औसत मान। दोस्तों एवरेज वैल्यू जो है ये फार्मूला होता है इसका फार्मूला जो है दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, वो एवरेज वैल्यू इक्वल टू जो होता है एवरेज वैल्यू इक्वल टू, तो इसका फार्मूला होता है पीक फैक्टर इक्वल टू पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है एवरेज वैल्यू इक्वल टू 2V/पाई होता है दोस्तों, 2V/पाई। इसमें 2I मीन्स V/RMS भी निकाल सकते हैं 2I/पाई, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है एवरेज वैल्यू क्या होता है 2V/पाई। तो वोल्टेज दिया हमको और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 400 हो जाएगा और पाई का मान 3.14 होता है। तो दोस्तों उसको डिवाइड करेंगे तो 127.4 हो जाएगा, मतलब पहला वोल्टेज जो है पहला आंसर हो जाएगा। वैसे तो हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं दूसरा फार्मूला भी लगाकर, पर यही फार्मूला मुझे इजी लगा 2V/पाई। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसी परिपथ का इनपुट जिसका 0.8 शक्ति गुणांक है 40 किलोवाट एम्पियर परिपथ द्वारा
आरित है तो उसका शक्ति पावर फैक्टर पूछा इन्होंने, शक्ति आरित है शक्ति ड्रॉन बाय द सर्किट इज। तो दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर दिया 0.8 है और 40 किलो एम्स इन्होंने दे रखा है वो, तो आई दे रखा है, पावर फैक्टर देख रखा है, तो क्या निकालना अपने को, पावर निकालना है। तो पी इक्वल टू क्या होता है, और नहीं हाँ पावर फैक्टर इक्वल टू होता है वी आई, तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 32 किलोवाट, क्योंकि 0.8 है और 40 है, 8 चौक 32 करेंगे तो 320 हो जाएगा और 0.8 लगाएंगे तो 32 किलो वोल्ट वाट आ जाएगा। पावर निकालना है इसलिए किलो वाट हो जाएगा, वोल्ट की जगह, वोल्ट एम्पियर की जगह। उसके बाद नेक्स्ट, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी 32 किलो वाट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 30 क्वेश्चन नंबर। विंडोज़ है, विंडोज़ क्या है हमारा दोस्तों, विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, डाटाबेस नहीं है, डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं है। विंडोज़ से क्या हम लोग करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नंबर 14 को चलते हैं दोस्तों, या दोस्तों या नेटवर्क से लिया गया है कंट्रोलर से। तो विच टोपोलॉजी यूज फॉर ए सेंटर नेटवर्क कंट्रोलर, दोस्तों इसके लिए क्या है, तारा है जो स्टार टोपोलॉजी हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम के लिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा ए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 वोल्ट का अग्र विभव एक सिलिकॉन डायोड के साथ जोड़ा गया है तथा 1 किलो वोल्ट का प्रतिरोध डायोड के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है, तो डायोड से प्रवाहित धारा क्या होगी। दोस्तों इन्होंने धारा पूछा, करंट पूछा है, तो दोस्तों क्या होगा, हम लोग फार्मूला लाएंगे ओमला क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपन आर इक्वल टू वी अपन आई। तो दोस्तों क्या निकालना हमको, डायोड से प्रवाहित धारा क्या हो रही है, तो हम लोग निकालेंगे वी अपन आर, तो क्या हो जाएगा 10 वी अपन आर हो जाएगा। तो वोल्टेज क्या 10 है, रेजिस्टेंस क्या हमारा 1 किलो ओम है, तो दोस्तों 10/1 के हो जाएगा, 1 किलो ओम मतलब, तो किलो ओम के पावर किलो का क्या हो जाता है 10/1 गुणे 10⁻3। तो दोस्तों 10⁻3 है, किलो में है इसलिए 10⁻3 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻−3 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 10 गुणे 10⁻−3 सॉरी 10 गुणे 10⁻−3, तो -3 को क्या बोलते हैं दोस्तों, मिली बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 मिली, और करंट निकालना है तो 10 मिली एम्प्स हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ, इसमें इन्होंने सिलिकॉन मेंशन किया है, सिलिकॉन का मतलब क्या होता है सिलिकॉन डायोड, और सिलिकॉन डायोड का जो है न्यू वोल्टेज क्या होता है, वो होता है 0.7 वोल्ट, और जेनर डायोड का क्या होता है, जेनर और जर्मेनियम क्या होता है 0.3 वोल्ट। तो इसमें ये भी इन्होंने क्वेश्चन दिया 10 एम्स 9.3 एम 0.7 एम 0 एम। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें सिलिकॉन दिया रहता है, किसी किसी में जर्मेनियम दिया रहता है। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा और अपना माइंड पूरा अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा पहले, क्योंकि क्या है इसमें सिलिकॉन डायोड दिया है, तो सिलिकॉन डायोड का न्यू वोल्टेज क्या होता है 0.7 होता है। तो 0.7 जो होता है दोस्तों उसके बाद क्या है 0.7 है, तो 10 मिलीएम्स हमारा आ गया। उसके बाद -0.7 घटा देंगे, घटाने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, घटाने के बाद हमारा 9.3 मिलीएम्स आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर बी आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसमें दोस्तों सिलिकॉन डायोड जरूर देखिएगा, भूलिएगा मत, किसी किसी में जर्मेनियम नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है जर्मेनियम आ जाए, या किसी और क्वेश्चन में कुछ और पूछ लेनी वोल्टेज, इतना वोल्टेज दिया है तो क्या होगा। तो उसमें सिंपल से आप पहले इसमें ओम्स लॉ लगाइएगा, आई इक्वल टू वी अपन आर लगा के, आर इक्वल टू वी अपन आई करिएगा, उसके बाद आप इंटरचेंज कर दिएगा, आई इक्वल टू वी अपन आर कर दिएगा। तो वी क्या अपना 10 वोल्ट है, और क्या है आर दिया हुआ है 1 किलो ओम, तो 10/1 किलो ओम, तो 1 किलो ओम को ऊपर ले जाएंगे तो क्या किलो का मिली हो जाएगा, मतलब 10⁻3 है, 10⁻−3 हो जाएगा, -3 है तो मिली एम्स हो जाएगा, मिली एम्स, तो 10 मिली एम्स हो जाएगा। अब दोस्तों सिलिकॉन की देखना, सिलिकॉन का न्यू वोल्टेज जो है 0.7 होता है, तो उसमें से घटा देंगे तो 0.3 दोस्तों सॉरी उसका मिली एम्स होता है, तो उसमें घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9.3 मिली एम्स नी करंट।
दोस्तों इसमें क्या है, मैंने थोड़ा गलत बता दिया, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या है ना, स्टार्टिंग में ही हम लोग घटाना पड़ेगा। पहले 10 वोल्ट है और सिलिकॉन डायोड का जो है 0.7 वोल्ट है, तो 10 में से 0.7 घटाएंगे तो 9.3 मिली एम्स आ जाए, 9.3 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या है, फार्मूला उसके बाद लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा मैंने गलती कर दी स्टार्टिंग में, लेकिन आप गलती मत कीजिएगा। इसमें क्या है ना, पहले वोल्टेज घटा लेंगे, क्योंकि सिलिकॉन डायोड का जो है, सिलिकॉन वोल्ट का नी वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट, और इसमें 10 वोल्ट दिया है, तो घटा के 9.3 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद 9.3 वोल्ट आने के बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे, आर इक्वल टू वी अपन आई। तो आई निकालना है तो वी अपन आर हो जाएगा, और आर का मान 1 किलो ओम है, और 9.3 है, ऊपर जाएगा तो किलो में है, ऊपर जाएगा तो मिली में हो जाएगा, क्योंकि 10⁻³ होके ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। तो उसके बाद मल्टीप्लाई होके 9.3 मिली एम्स आ जाएगा। सॉरी, इसमें दोस्तों मैंने गलत बता दिया, लेकिन आप गलत किए, इस प्रकार रहेगा। तो इसी हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी 9.3 मिली एम्स। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ट्रांजिस्टर का करंट गेन जो है बीटा, उसको बोलते हैं 200 है। यदि संग्राहक मतलब कलेक्टर करंट 15 मिली एम्स, तो बेस धारा क्या होगी। दोस्तों बेस धारा इन्होंने पूछा, मतलब IB पूछा है, करंट बेस। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, इसका फार्मूला होता है करंट गेन का। करंट गेन का दोस्तों फार्मूला आपको याद करना होगा। इसका फार्मूला होता है IC अपन IB। IC क्या है दोस्तों, कलेक्टर करंट अपन कलेक्टर बेस। तो कलेक्टर करंट अपन कलेक्टर बेस, और निकालना क्या अपने को, कलेक्टर बेस करंट बेस निकालना है। करंट बेस निकालना है तो जो करंट गेन ऑलरेडी दिया हुआ है 200, और बेस निकालना है तो IC जो है करंट कलेक्टर जो है दिया हुआ है 15 मिली एम्प, तो 200 बटे, तो IB इधर को पक्षांतर करेंगे तो IB बराबर हो जाएगा 15 मिली एम्प बटे 200। तो उसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 0.075 मिली एम्प। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों इसमें एक और आंसर क्वेश्चन बनता है कभी कभी, कि इसमें अल्फ़ा जो हमारा क्या है, वो अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा का भी एक फार्मूला होता है, उसको भी करंट गेन बोलते हैं। पर वो क्या होता है, करंट गेन इक्वल टू IC अपन IE, मतलब IC मतलब कलेक्टर करंट अपन कलेक्टर करंट एमीटर बोलते हैं उसको दोस्तों। तो उसका फार्मूला होता है अल्फ़ा इक्वल टू IC अपन IE। और दोस्तों इसमें करंट गेन अल्फ़ा और बीटा में भी एक फार्मूला आता है दोस्तों, एक बार देखिएगा, क्योंकि कभी कभार ये लोग ऐसा पूछ लेते हैं करंट गेन निकालने के लिए। कभी कभी क्या है, कभी कभी इसमें क्या फार्मूला ही पूछ लेते हैं दोस्तों, तो उसका अलग अलग फार्मूला होता है। एक बार ये वाले टॉपिक से आप देखिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन्होंने दिया है FET के लिए में सही विकल्प कौन सा है। FET दोस्तों बाईपोलर दिया है इन्होंने, जबकि FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है बाईपोलर नहीं होता, वो क्या होता है, यूनिपोलर होता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें बोला लो इनपुट इम्पीडेंस, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये करंट कंट्रोल डिवाइस, ये करंट कंट्रोल डिवाइस, इसमें ऐसा नहीं दिया है इन्होंने दोस्तों। उसके बाद D दिया है इन्होंने, ऑपरेटिंग विथ मेजोरिटी कैरियर, यस इट इज ऑपरेटिंग विथ मेजोरिटी कैरियर, जिसमें क्या होता है दोस्तों, यही होगा D आंसर, इसमें ऑपरेटिंग विथ मेजोरिटी कैरियर होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास B पुष्पफल प्रवर्धक की क्षमता होती है या दक्षता होती है, वो होती है, कितनी होती है दोस्तों, D 75 से 80। क्लास B पुष्पफल जो है, इसमें ऐसा जरूर दोस्तों एम्पलीफायर से क्वेश्चन एक आध दो जरूर आते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, D ऑप्शन 75 से 80। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ओपैम्प से, ऑपरेशन एम्पलीफायर जो वोल्टेजता संवाहक है, वोल्टेजता लब्धि होती है, क्या होती है दोस्तों, इन्फाइनिटी होती है, जीरो होती है, यूनिटी होती है, लेस देन यूनिटी होती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनिटी, एक होता है दोस्तों। उसमें इन्होंने दिया है एल्यूमिनियम में कौन सा प्रतिरोधक घटक है, कंपोनेंट है मतलब। अब दोस्तों इसमें कभी कभी क्या होता है, इन्होंने ये फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, कभी कभी क्या होता है घटक पूछे हैं। तो LED क्या होता है, LED क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड है, तो ये रेजिस्टेंस नहीं है दोस्तों। उसके बाद फोटो डायोड है, फोटो डायोड तो दूसरा होता है दोस्तों, उसमें ये भी उसका घटक नहीं है। उसके बाद दोस्तों SCR है और LDR है दोस्तों। LDR का फुल फॉर्म लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, तो इसमें दोस्तों रेजिस्टर आ गया और ऊपर भी घटक पूछा, रेजिस्टिव कंपोनेंट, तो हमारा ये मैच कर रहा है और ये इसका घटक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, तो ये आंसर जो हो जाएगा C हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों D नंबर भी इन्होंने दिया SCR। SCR का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं,
क्या चीज़ है, ऐसा पूछ लेते हैं। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, उसका उसको थायरिस्टर भी बोलते हैं, पर इसमें आंसर जो है हमारा क्या होगा, सी होगा, क्योंकि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर इन्होंने घटक पूछा है, इसलिए सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस इट इज इक्वलेंट टू, मतलब जब फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो डायोड किसके इक्वलेंट रहेगा, मतलब बोले हैं इन्होंने। तो इसका आंसर देखो दोस्तों, दिया है इन्होंने ए एन, एक ऑफ स्विच के लिए एक तरह होगा, एक ऑन स्विच की तरह होगा, एक उच्च निरोधक हाई रेजिस्टेंस होगा, एक उच्च धारित होगा हाई कमडे। दोस्तों जब हमारा फॉरवर्ड बायस रहता है तो हमारा क्या होता है, जब बैटरी जोड़ते हैं प्लस में तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है हमारा, ऐसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे और इधर से हमारे होल जो है पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो हमारा क्या है, फॉरवर्ड बाइस में जब जाएगा तो फॉरवर्ड बाइस में क्या है, फ्लो होगा, फ्लो होने से क्या होगा, हमारा ओपन स्विच होगी, तो एक ओपन स्विच की तरह ही ये काम करेगा। रिवर्स बाइस में क्या होता है दोस्तों, वो बॉन्ड जो है बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो और प्लस माइनस जो है बैटरी में जो जोड़ते हैं तो अलग अलग हो जाता है, तो इसमें क्या फ्लो नहीं हो पाता, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब होल जो है उसमें जा नहीं पाते मेजॉरिटी, और उसमें इसलिए इसकी वजह से रिवर्स बायस में हमारा ऑफ स्विच की तरह होता है दोस्तों। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी, ओपन स्विच की तरह ही डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है, इक्वलेंट होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट दिया इन्होंने IC 555 के लिए उपयोग होता है, रेगुलेटरी वोल्टेज नहीं, प्रोवाइडिंग एम्पलीफिकेशन नहीं, फिल्टरिंग नहीं, तो क्या होगा दोस्तों, दो लीड बनाना, मेकिंग ऑसिलेटर बनाते हैं IC 555 से। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 23 नंबर, द डिवाइस यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेटर। दोस्तों इसको आप जानते हो या नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ। वोल्टेज रेगुलेटर जो हमारा डिवाइस है जो यूज होता है, शॉर्टकी डायोड नहीं है, जेनर डायोड है दोस्तों। इसका जो है वोल्टेज रेगुलेटर जो है जेनर डायोड है, वायरेक्टर डायोड भी नहीं होगा, टर्न डायोड भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जेनर डायोड। उसके बाद दोस्तों 24 नंबर दिया उन्होंने, एक संधारित्र कुंडली समांतर में होता है उसे कहते हैं, मतलब इसमें LC जो हमारा होता है वो ट्यून्ड सर्किट में यूज होता है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 25 नंबर जो है, लाइट ट्रेवल अलॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर बाई रिफ्लेक्शन स्कैटरिंग, किसमें होगा दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, मतलब पूरे का आंतरिक परिवर्तन ही उसका ऑप्टिकल फाइबर के साथ चलता है दोस्तों। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा डी। देन उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 6 क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें इन्होंने पूछा PCM क्या है दोस्तों, PCM स्टैंड फॉर, मतलब PCM का फुल फॉर्म उन्होंने पूछा है। तो दोस्तों इसका आंसर आप बता सकते हैं, मैं बोलता हूँ, आप बताइएगा क्या होगा सटीक आंसर। पल्स कैरियर मॉड्यूलेशन है, प्राइमरी कोड मॉड्यूलेशन है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, प्राइमरी चैनल मॉड्यूलेशन। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन आंसर नंबर जो है सी है, क्योंकि क्या है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन ही इसका करेक्ट नेम है, इसका PCM इसका नाम होता है दोस्तों। आप वाले चैप्टर में जाएंगे मॉड्यूलेशन में, तो इसमें आपको मिलेगा। कभी कभी दोस्तों ये भी पूछ लेते हैं FS के फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, कभी कभी इसका भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। AM है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, FM है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऐसे कर करके, लेकिन इनमें क्या है, PCM का पूछा है तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बुलियन बीजगणित पूछ लिया इन्होंने, उधर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने पूछ लिया है, बुलियन अलजेब्रा क्या है, A+B बार दिया इन्होंने, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए, क्या है ए में क्या है, A बार+B बार है, ये नहीं होगा। उसके बाद सी में देखो A+B बार है, ये भी गलत है। डी का दिया है B+A, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर, कि उसमें दिया A बार.B बार। तो हमारा बुलियन बीजगणित में है, एक आध क्वेश्चन ज़रूर आता है दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो ऐसा आप अच्छे से पढ़िएगा। बुलियन अलजेब्रा है, उसमें डी मॉर्गन थ्योरम है, उसके हिसाब से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं उन्होंने। तो इसमें यही पूछा है दोस्तों, A+B बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, A बार.B बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। 28 नंबर जो है, द डेसिमल इक्वलेंट ऑफ बाइनरी 10111 ये जो होता है, मतलब कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपके पास टाइम भी कम रहता है, तो हम जल्दी से मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, बहुत इजी ट्रिक है, आप मुझे याद कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको एक वो लिखना है, 2 का पावर लगाना है, मतलब 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 32 होगा, फिर 64 होगा, ऐसे ऐसे आपका जाएगा। तो दोस्तों इसमें जैसे हमने लिख दिया 1 2 4 8 16, तो एक के नीचे एक रहेगा, 2 के नीचे एक रहेगा, एक के नीचे फिर 16 रहेगा, 8 रहेगा, 4 रहेगा, फिर 8 के नीचे 0 रहेगा,
उसके बाद 16 के नीचे 1 रहेगा। तो जिसके ऊपर जो अंक लिखा है, जैसे 8 के नीचे 0 है, 0 वाली अंक संख्या नहीं लेंगे, तो हम लोग क्या लेंगे, 16 लेंगे। 16 के नीचे 1 है तो इसलिए हम लोग 16 लेंगे। फिर 8 के नीचे 0 है तो हम लोग उस संख्या को छोड़ देते हैं। तो फिर 4 के नीचे एक संख्या है, उसके बाद 2 के नीचे एक संख्या है और 1 के नीचे एक संख्या है। तो दोस्तों हम लोग 16, 4, 2, 1 ऐसे जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 23 होगा दोस्तों। बहुत ईजी सटीक तरीका है दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में मैं समझाऊंगा डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यह दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। यह ट्रिक मैंने बहुत ही पहले सीखी थी दोस्तों, और मुझे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बहुत ही अच्छे से मुझे आ गया था। एक दोस्त ने, मेरे सर ने बताया था मुझे, बहुत ही सटीक, बहुत अच्छा इन्होंने बताया था। तो अभी तक मेरे दिमाग में है दोस्तों। और जो क्वेश्चन पेपर आया था तो मेरा एकदम अच्छा गया था ये क्वेश्चन पेपर। पुराने जो है उसमें नहीं गया था, दूसरे वाले में, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन आया था तो मैंने कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी मुझे। बीआरसी में ऐसे क्वेश्चन आए थे पर डिजिट जो है अलग थे, तो बहुत ही अच्छा हुआ था मेरा और सिलेक्शन भी हुआ था मेरा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैरिटी बिट चेक इज यूज टू। तो दोस्तों पैरिटी बिट चेक इज यूज टू किस में चेक करेंगे, तो इसके लिए डिटेक्ट वन बिट एरर होगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा इसका। डिटेक्ट वन बिट एरर के लिए पैरिटी बिट चेक इज यूज टू। उसके बाद दोस्तों 30 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 30 है। नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन्स रिक्वायर्ड फॉर 16:1 मल्टीप्लेक्सर इज। तो दोस्तों मल्टीप्लेक्सर जो है 16:1 दिया है उन्होंने, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर n होता है, तो 16 इक्वल टू 2 की पावर n लिखेंगे तो 2 की पावर n है और इक्वल टू 16 है, तो 16 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो n इक्वल टू जो होता है फार्मूला, होता है मैथ का फार्मूला, n इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 गेट जिसका आउटपुट निम्न होता है यदि सभी इनपुट उच्च हो। दोस्तों ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया है, जो कि द गेट हुज आउटपुट इज लो इफ़ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट आर हाई। तो दोस्तों इसमें कभी कभी ये पूछ लेते हैं यूनिवर्सल गेट क्या है, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं मान दे के उसकी तालिका सारणी जो है बना के। अब दोस्तों जैसे आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं मैं बताता हूँ। a+b=y है, तो इन्होंने बोला है जिसका आउटपुट निम्न होता है, मतलब यदि सभी इनपुट उच्च है, मतलब इसका सारणी जो होता है 0 0 0 0 1, जो उसके डिपेंड करेगा कौन सा गेट है। तो दोस्तों नैंड गेट है, नोर है और है एंड है। एंड में क्या होता है दोस्तों, 0 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 1 करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि क्या है जो इनपुट दिया है उन्होंने उसका आउटपुट क्या है, 1 आ रहा है, 1 क्या है, उच्च है। तो ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने बोला है निम्न आउटपुट, मतलब इनपुट जो है उच्च रहेगा पर आउटपुट है निम्न रहेगा, तो जबकि इसमें निम्न नहीं है, इसमें वो आउटपुट उच्च है, तो एंड गेट नहीं होगा। और की बात करें तो दोस्तों, और की बात करेंगे तो 0 0 आएगा, इसमें भी उच्च रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होता है ना, तो दोस्तों तो 0 0 का 0 होगा, 1 0 का 1 हो जाएगा, ऐसे करके। तो ये भी गेट नहीं रहेगा। नॉर की बात करें तो नॉर का 0 का 1 हो जाएगा, पर इसमें भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि क्या है 1 × 0 हो जाएगा, तो आउटपुट मिलेगा क्या, 1 मिलेगा। और 1 का उल्टा क्या होता है, 0, तो 1 का उल्टा 0 हो जाएगा, बार लगा रहता है ना इसमें, तो नॉर है, इसलिए तो इसमें भी नहीं मैच करेगा, क्योंकि क्या है अलग हो जा रहा है। जबकि नैंड क्यों आएगा, नैंड गेट दोस्तों, नैंड गेट यूनिवर्सल गेट भी आता है दोस्तों। इसमें क्यों आएगा आपको मैं बताता हूँ। एंड गेट जो होता है a+b=y जो होता है, उसमें क्या होता है a+b आएगा इक्वल टू जो रहेगा, मैं बताता हूँ। 0 0 सपोज आपने तालिका सारणी ले ली, 0 0 है, क्या मिलेगा एंड में 0 मिलेगा। 1 0 क्या है, मिलेगा 1, क्योंकि a+b होता है, तो दोस्तों 0 1 का मिलेगा 1 और 1 1 का मिलेगा 1। तो हमारा नैंड गेट क्या होता है, जो आउटपुट होता है उसको इन्वर्ट कर देता है। तो इन्वर्ट करेंगे तो 0 0 में 0 मिलेगा तो 1 हो जाएगा। अब आउटपुट उच्च रहेगा, लेकिन इनपुट उच्च रहेगा और इनपुट तीनों निम्न रहेंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। दोस्तों एक बार आप अच्छे से पढ़िए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कभी आईसी नंबर पूछ लेता है, कभी नैंड गेट पूछ लेता है, कभी यूनिवर्सल गेट पूछ लेता है, कभी
नॉर का पूछ लेता है, कभी जोर का पूछ लेता है। ऐसे ऐसे बहुत ही अच्छे 5-10 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, चाहे इसरो का हो, चाहे NPCL का हो, चाहे BRC का हो, किसी कोई भी एग्ज़ाम हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से तो 2-4 क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों। कभी बिट बाइनरी वाला पूछ लेता है, कभी NAND गेट AND गेट पूछ लेता है, कभी ये तालिका सारणी बढ़ाने के लिए चार्ट पूछ लेता है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, ऐसे इन्होंने पूछ लिया द गेट हुज आउटपुट इज लो इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल द इनपुट आर हाई, तो ये पूछ लिया जैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 32 सक्सेशन अप्रोक्सीमेशन टेक्निक यूज फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एक 4 बिट का काउंटर 0 1 2 n तक की गणना कर सकता है, तो n का नंबर मान क्या होगा दोस्तों। जैसे 4 बिट बोल दिया तो आप सटीक से आप आंसर बता देंगे 2 की पावर 4, तो टोटल 16, तो आपका आंसर 16 होगा। क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, इसका फार्मूला जो होता है 2 की पावर n-1 होता है। तो 2 की पावर n मतलब 4 है, तो 2 की पावर 4-1, 16-1 = 15, मतलब आपका आंसर 15 होगा, बी होगा। बहुत सारे लड़के यहाँ पे गलती बहुत करते हैं, तो दोस्तों फार्मूला एक्चुअल में ये है 2 की पावर n-1। तो आप भी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जैसे कभी आता है इसरो में नेक्स्ट टाइम, तो दोस्तों आप गलत मत कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे आते हैं, तो आप देख के और आंसर मार के आइएगा और सही करके आइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CRO में YH को दर्शाता है। CRO का कभी कभी दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है दोस्तों। तो कभी कभी क्या है CRO को फुल फॉर्म पूछ लेता है, कभी कभी क्या होता है CRO क्या मेजर करता है। तो इसमें इन्होंने लेकिन ये नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है CRO में YH को दर्शाता है, फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज है, टाइम है, पीरियड है। तो दोस्तों क्या दर्शाता है YH पे? वोल्टेज दर्शाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है 200 हर्ट्ज आवर्त के लिए आवर्तकाल क्या होगा। तो दोस्तों इसमें फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आपका लगेगा F=1/T। इसमें फ्रिक्वेंसी इक्वल टू आवर्तकाल होता है 1/T आवर्तकाल। तो इसमें हर्ट्ज इन्होंने दिया है, मतलब F दिया है, आपको T निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम पीरियड क्या होता है। तो T= हो जाएगा 1/F। अब 1/200 हो जाएगा, 200 को 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर? 0.005। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, सेकेंड। 0.005 सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी स्मॉल डिप्लेसमेंट आर इफेक्टिवली मेजर यूजिंग क्या है दोस्तों? हमारा LVDT होगा, क्योंकि क्यों लाइट इसमें क्या होता है LVDT जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, इसमें वेरी स्मॉल डिप्लेसमेंट होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं दोस्तों। थर्मिस्टर हमारा जो है टेम्परेचर मेजर करता है, मल्टीमीटर हमारा करंट है, वोल्टेज है, ये सब मेजर करता है। टैको जनरेटर है, ये भी दूसरा क्वेश्चन था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर रेजिस्टेंस मेजरिंग? वेन ब्रिज, वेट स्टोन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, रिंग ब्रिज। दोस्तों जैसे जानते हैं वेट स्टोन ब्रिज आपका आंसर सही होगा, क्योंकि वेट स्टोन ब्रिज ही रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 38 क्वेश्चन है। प्रतिरोधक में स्वर्ण रंग कोड सहायता सूचित करता है। दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए NPCL हो, BRC हो, बाबा एटॉमिक का मतलब ये हो, UCIL हो, ECIL हो, या हमारा इसरो की कोई भी ब्रांच हो, कलर कोडिंग मस्ट है दोस्तों। बिना कलर कोडिंग का 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाता है दोस्तों। तो आपको पूरा कलर कोड मुझबानी याद होना चाहिए, जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, येलो, गोल्डन, सिल्वर। तो दोस्तों आपको पक्का से अच्छे से याद होना चाहिए कलर कोडिंग पक्का, क्योंकि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर फिक्स हैं, इससे आते ही आते हैं। हर पेपर में आप उठा के देख लीजिएगा, कोई भी पेपर इसरो का ज़रूर आता है। तो इसमें दोस्तों इन्होंने पूछा क्या है? द गोल्ड कलर इज रेजिस्टेंस इंडिकेटेड टॉलरेंस। तो दोस्तों इन्होंने गोल्ड कलर का जो है टॉलरेंस पूछा है, तो हमारा क्या होगा? गोल्ड कलर का टॉलरेंस 1%, 5%, 20% और 10%। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, गोल्डन कलर का जो टॉलरेंस होता है वो 5% होता है, ±5%। तो प्लस माइनस में दिया नहीं इन्होंने, बी नंबर दिया है 5%, मतलब 5% दिया है। तो गोल्डन कलर का 5% होता है, सिल्वर कलर का 10% होता है, और जो नो कलर रहता है उसका क्या होता है? 20% होता है दोस्तों। तो इसमें आंसर दोस्तों इन्होंने गोल्डन कलर का पूछा है, तो गोल्डन कलर का 5% हो जाएगा, मतलब आंसर नंबर बी।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन्होंने 39 नंबर दिया है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों इन्होंने देखो लास्ट में मैं बोला था ना कि क्वेश्चन आते ही है रेजिस्टेंस से, तो इसमें इन्होंने कलर कोडिंग का पूछ लिया। उसमें इन्होंने वो मतलब कलर कोडिंग का टॉलरेंस पूछ लिया था गोल्डन कलर का। इसमें क्या है, इन्होंने कलर पूछ लिया कैसे होगा। अब कलर कोडिंग आपको मालूम होगी, कलर कोड का मालूम होगा तो आप ये इजी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। जैसे इन्होंने दिया है रंगीन टीवी में प्रयुक्त प्रदर्शन में उल्लेखित वर्ड बैंड इस क्रम में है, पीला है, जामुनी है, नारंगी है और चांदी है, तो उसका मान होगा। दोस्तों इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़िएगा क्योंकि पीला जामुनी ऐसा आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा जामुनी कौन सा कलर है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये पीला जो है, इन्होंने देखो आंसर से मैं बताता हूँ थोड़ा, मतलब ऑप्शन से, तो आपको जी हो जाएगा कि हाँ कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों मैंने जैसे ऊपर ही जस्ट में बताया कि जो है टॉलरेंस जो है आपका गोल्डन का 5% है और सिल्वर का 10% है। तो दोस्तों इसमें 5% और 10% है। इन्होंने लास्ट कलर क्या बोला है, इन्होंने सिल्वर बोला है। तो सिल्वर का क्या होता है, ±10% दोस्तों। अभी इसमें ए हो या तो सी होगा। आपको क्लियर हो गया इतना। उसके बाद दोस्तों हम लोग और क्लियर करता हूँ मैं। दोस्तों पहला कलर कोड जो होता है ब्लैक होता है, उसके बाद दूसरा होता है ब्राउन होता है। बीबी रॉय आपको शॉर्टकट का यूज़ करने के लिए क्या है, बीबी रॉय ब्रेड एंड वाइट ऐसा कुछ बोलते हैं उसका जो है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं याद किया, मैंने कलर कोड से ही याद किया। ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है। तो ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, ब्लैक ब्राउन, रेड का 2, रेड ब्लैक ब्राउन रेड, ऑरेंज का 3, येलो का 4। तो दोस्तों येलो हो गया 4 आ गया अपना। उसके बाद येलो तो ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, ग्रीन के 5, ब्लू वायलेट, वायलेट मतलब 7, तो 7 आ गए हमारे। उसके बाद वायलेट हो गया 7 नंबर, तो क्या हो गया 47 हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ऑरेंज आ रहा है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन। ऑरेंज मतलब तो ब्लैक का 0 हो जाएगा पावर मल्टीप्लायर। उसके बाद ब्लैक ब्लैक ब्राउन का हो जाएगा 1 10 की पावर 1। उसके बाद रेड का हो जाएगा 10 की पावर 2। उसके बाद ऑरेंज का हो जाएगा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 मतलब 1 किलो 1K, और माइनस में रहेगा तो मिली हो जाएगा, और प्लस में है तो 10 की पावर 3 मतलब 1K। तो दोस्तों हमारा और सिल्वर का होता है ±10%, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 47 किलो ओम्स हमारा आ गया मल्टीप्लाई हो गया ±10%। तो दोस्तों हमारा सी नंबर बहुत ही आसानी से आपने कर लिया बिना गलत किए, इसलिए मैं बोला कि दोस्तों कलर कोडिंग मस्ट है, आपको आना ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संयोजन के साफ करने के लिए एक विशेष विलायक प्रयुक्त होता है, मतलब ए टिपिकल सॉल्वेंट यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज। तो हमारा क्या पेट्रोल से साफ करते हैं दोस्तों, नहीं। कार्बोनेट वाटर साफ करते हैं, नहीं। लिक्विड नाइट्रोजन से बात करते हैं, नहीं। तो दोस्तों किससे बात करते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। वो जो लिक्विड होता है उससे पीसीबी क्लीन करते हैं, उससे क्या होता है हमारा पीसीबी अच्छे से क्लीन हो जाती है और दिक्कत नहीं होती। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे 41। पावर ट्रांजिस्टर के साथ ऊष्मा अभिगम द्वारा लगाया जाता है दोस्तों। पावर ट्रांजिस्टर विद हीट सिंक आर फिक्स बाई। दोस्तों आप कहीं भी देखे होंगे, एडाप्टर हो गया हमारा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट हो गया, उसमें जो है ट्रांजिस्टर जो लगा होता है वो हीट सिंक उसमें एल्यूमिनियम की लगी रहती है। हीट सिंक 2-3 टाइप की होती है, बटरफ्लाई है हीट सिंक, उसके बाद कई प्रकार की फ्लाइट टाइप है। तो उसमें क्या दोस्तों आपने देखा सोल्डिंग होते हुए, नहीं ना। वेल्डिंग होते हुए देखा, नहीं। टैपिंग होते हुए देखा, नहीं। तो क्या देखा आपने, उसके ट्रांजिस्टर जो है उसका ऊपर एक होल रहता है, और होल और ये हमारा हीट सिंक दोनों क्या होता है, टाइट होता है, फास्ट टाइट होता है, मतलब बोल्ट से टाइट रहता है। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा, पावर ट्रांजिस्टर विथ हीट सिंक आर फिक्स बाई। किससे फिक्स करते हैं हम, फास्टनिंग से, मतलब एक नट लगा के उसमें टाइट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, फास्टनिंग। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विशेष पर्पज जोड़ में अमेरिकन वायर गेज 22 के बदले अमेरिकन वायर गेज 18 तार का चयन किया जाता है, तो उसका कारण इनमें से क्या है। दोस्तों इन्होंने बोला अमेरिकन वायर गेज होता है जो स्टैंडर्ड होता है वो 22 के बदले 18 लगा दिया इन्होंने। तो क्या आपको क्या मिलेगा, मतलब क्या क्या स्टैंडर्ड है, मतलब क्या रीज़न है जो है लगा रहे हैं। दोस्तों लेसर वेट, दोस्तों वायर कितना हो उतना ही रहता है, लेसर वेट ऐसा कुछ रीज़न नहीं है मेन। लेस थिकनेस की बात भी नहीं है दोस्तों। उसका हायर रेशन
जब अमेरिकन वायर गेज कम होगा तो हाई रेजिस्टेंस होगा क्या? नहीं। तो दोस्तों इसमें क्या है, डी नंबर, उच्च धारा वहन करने की क्षमता। ये जितना कम, मतलब अमेरिकन 22 से 18 से करेंगे तो क्या हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी, हमारी जो कैपेसिटी है करंट कैरिंग की वो हाई हो जाएगी, इसलिए हम लोग अमेरिकन वायर गेज 18 तार का चयन किया जाता है। दोस्तों कोई भी इसरो का पेपर हो, बीआरसी हो, दिल्ली मेट्रो हो या मुंबई मेट्रो, कोई भी मेट्रो हो या कुछ भी एनपीसीएल हो, बीआरसी आईजी कार हो, उसमें फुल फॉर्म तो मस्ट है दोस्तों। कभी एलईडी का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कभी पूछ लेते हैं ईएसडी का, कभी कभी सिम का पूछ लेते हैं, सिम का सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल पूछ लेते हैं, कभी कभी कुछ भी एलईडी का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कभी कभी क्या होता है टीटीएल का फुल फॉर्म, कभी कभी एससीआर का फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म भी ज़रूरी है दोस्तों, आप पढ़िएगा अच्छे से। फुल फॉर्म पूछते हैं एक दो क्वेश्चन में। जैसे इन्होंने पूछ लिया ईएसडी का बोला, इसमें दो क्वेश्चन, एक पीसीएम का पूछा था और दूसरा नंबर ईएसडी का अर्थ क्या है, स्टैंड फॉर। तो ईएसडी का दोस्तों आप बताइएगा, पढ़िए आप पहले ऑप्शन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस नहीं है। इलेक्ट्रो सेंसिटिव डिवाइस भी नहीं है। इलेक्ट्रो सेंसिटिव डिस्चार्ज नहीं है। तो क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्टैटिक डिस्चार्ज, ये है ईएसडी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों, 44 जो है, ए टिपिकल सोल्डर कंपोजिशन यूजिंग कंपोनेंट असेंबली टू पीसीबी। दोस्तों सोल्डर वायर हम जो कौन सा यूज करते हैं दोस्तों, उसमें कौन सा मटेरियल कंपोजिशन यूज होते हैं? तो इन्होंने देखा लेड एंड सिल्वर यूज करते हैं, नहीं दोस्तों। उसका लेड एंड कॉपर पूछते हैं, नहीं। कॉपर कंपोजिशन नहीं। लेड एंड जिंक नहीं। क्या करते हैं दोस्तों, डी, सीसा और टिन, लेड एंड टिन। हाँ दोस्तों, लेड और टिन ही हमारा सोल्डर वायर ही रहता है जो यूज करते हैं दोस्तों। कभी कभी दोस्तों जैसे इन्होंने पूछ लिया कंपोजिशन, पूछ लिया कौन सा कंपोजिशन यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि लेड एंड टिन में कंपोजिशन का परसेंटेज कितना है, तो हमारा परसेंट कितना होता है, लेड का जो है 40 और टिन का हमारा 60। लेकिन इसमें 40 जो बोलते तो 40 है या 60 है, लेकिन हमारा क्या था ओरिजिनल में, एक्चुअल में क्या होता है 39 जो है हमारा लीड होता है, +1% एलॉय होता है और 60% टिन होता है। टोटल 100% हो जाता है दोस्तों। तो हमारा आंसर डी आंसर हो जाएगा सही। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 45 जो उन्होंने बोला है, अनुरूपित लेपन का उपयोग पीसीबी संयोजक में किस लिए किया जाता है? मतलब कन्फॉर्मल कोटिंग इज डन इन पीसीबी असेंबली टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ, बल सुधारने के लिए। दोस्तों बल सुधारने के लिए करते हैं क्या पीसीबी में कोटिंग का प्रयोग? नहीं। नेक्स्ट क्या करते हैं, इंक्रीज विथ स्टैंड वोल्टेज का स्टैंड करने के लिए? नहीं। उसके बाद सौंदर्य परख सुधारना, इम्प्रूव करते, ठीक, मतलब सौंदर्यपूर के लिए करते हैं हम लोग कोटिंग? नहीं। किस लिए करते हैं दोस्तों, नमी और संदूषण से इलेक्ट्रॉनिक को बचाना, प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर मॉइस्चर एंड कंटामिनेशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम मॉइस्चर एंड कंटामिनेशन। तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 46 नंबर जो है, विच इज द लाइटेस्ट पार्टिकल अमंग द फॉलोइंग। प्रोटॉन है, एटम है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो एटम में क्या क्या बताते हैं हम, तो हमारा सबसे छोटा क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है, जो है डी, ऑप्शन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम दोस्तों, रेजिस्टेंस ऑफ ए कपर वायर डिक्रीज व्हेन, कब डिक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, इंसुलेशन इंक्रीज या डायमीटर। तो दोस्तों हमारा डायमीटर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस प्रतिरोध कम होगा। उसके बाद दोस्तों 48 नंबर पर हम लोग चलते हैं, कौन सा परिपथ घटक परिपथ धारा के बदलाव का विरोध करेगा? विच सर्किट एलिमेंट विल अपोज द चेंज इन सर्किट करंट, रेजिस्टेंस ओनली, इंडक्टेंस ओनली, कैपेसिटेंस ओनली या इंडक्शन एंड कैपेसिटेंस ओनली। तो हमारा दोस्तों इसमें इंडक्शन अपोज करता है धारा का, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, इंडक्टेंस ओनली। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, 49 जो उन्होंने दिया डायोड के ऊपर, द एरो डायरेक्शन इन द डायोड सिंबल इंडिकेट, मतलब डायोड जो है एरो लगी रहती है वो किस पे इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, डायरेक्शन ऑफ होल फ्लो, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ होल फ्लो। उसके बाद है डी, डायरेक्शन ऑफ ईएम फील्ड जनरेशन। तो हम लोग क्या क्या होगा आंसर दोस्तों, बी, क्योंकि क्या है डायरेक्ट ऑफ होल फ्लो, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, करंट का ये कन्वेंशनल करंट का ही हमारा वो रहता है मेन, उसका इसलिए उसका एरो लगा रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद दोस्तों
50 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। एफएम रेडियो की आवृत्ति प्रास है। द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ एफएम रेडियो इज, मतलब फ्रिक्वेंसी मॉडल की फ्रिक्वेंसी रेंज पूछा इन्होंने। एफएम रेडियो कितनी होती है जो हम लोग घरों में यूज करते हैं दोस्तों, तो एफएम रेडियो की फ्रिक्वेंसी जो होती है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज। कभी कभी दोस्तों इन्होंने ये पूछ लेते हैं कि मनुष्य कितने हर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी सुन पाता है या कितनी सुनने की रेंज होती है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एफएम रेडियो की फ्रिक्वेंसी पूछ लेते हैं। कभी कभी एंटीना की रेंज पूछ लेते हैं दोस्तों। दो तीन टाइप के एंटीना पैराबोलिक हैं, उसके बाद ऐसे करके हैं दो तीन एंटीना। तो एक बार आप लोग देखिएगा दोस्तों एंटीना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एसी पर्पज में पटालित लोहा को सदा के लिए प्रयुक्त होता है। रिड्यूस एडी करंट, इंक्रीज हीट रेजिस्टेंस, मेक असेंबली चीप एंड ईजियर, रिड्यूस सर्किट परमिबिलिटी। दोस्तों एसी सर्किट जो होता है जैसे ट्रांसफार्मर है उसमें क्या होता है, एसी सर्किट में क्या होता है, एडी करंट लॉस होता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग करते हैं लेमिनेटेड आयरन। तो हमारा 51 का ए आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए रिड्यूस एडी करंट लॉस। उसके बाद दोस्तों टीवी के लिए प्रयुक्त समाक्षीय केबल जिसकी प्रतिबाधा होती है, तो इम्पीडेंस इन्होंने पूछा कितनी होती है टीवी की कोएक्सियल केबल की, 75 ओम दोस्तों। तो ये आंसर सही हो जाएगा हमारा 75। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 53, वास्तविक सारणी गेट सूचित करते हैं दोस्तों। फिर आ गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से एक आंसर। इन्होंने सारणी ट्रूथ टेबल दे रखा है और आपको पूछा रखा है कि कौन सा ये टेबल देके उन्होंने पूछ रखा है गेट के बारे में। तो दोस्तों ए बी इक्वल टू दिया है 0 0 इक्वल टू 1 दिया था। तो जैसे 9 गेट हमने बोला था कि उल्टा हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, तो 0 दे के 0 आना चाहिए तो 1 दिया है, थोड़ा मिलता जुलता है 9 गेट से। 0 1 दिया है तो 0 दिया है। अब जैसे 0 1 दिया तो 1 देना था, 0 आया है, तो मतलब 9 गेट से थोड़ा मिलता जुलता है। पर 1 0 का दिया है, 0 आया है, ये भी मिलता जुलता है। पर 1 1 का 1 आना चाहिए, मतलब इन्वर्ट होगा तो 0 आना चाहिए, जबकि ये गलत है, तो 9 गेट भी मैच नहीं कर रहा दोस्तों। उसका नॉर गेट की बात करें तो नॉर गेट में एक रहता है, तो ये भी नहीं रहेगा। उसके बाद जोर है, जोर गेट में रहेगा नहीं क्योंकि इसमें इन्वर्ट हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स नॉर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, एक्स नॉर गेट। उसके बाद दोस्तों 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। दोस्तों कभी कभी क्या है ना वोलेटाइल मेमोरी पूछ लेते हैं, कभी कभी नॉन वोलेटाइल मेमोरी पूछ लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ईप्रोम। तो हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। उसके बाद 55 क्वेश्चन नंबर दोस्तों इन्होंने पूछ लिया, थर्मोकपल इज बायस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे यूज होता है, फैराडे लॉ पे, लेंज लॉ पे, गॉस लॉ पे। तो दोस्तों सीपे की फिट जो है पे यूज होता है थर्मोकपल, क्योंकि क्या होता है इसमें दो जंक्शन होते हैं, एक हॉट जंक्शन एक कोल्ड जंक्शन। तो कोल्ड जंक्शन को हॉट जंक्शन में जब हीट दिया जाता है तो बीच में एक वोल्टेज हॉट से कोल्ड की तरफ आते हुए पैरेलली आता है, समांतर आता है और वोल्टेज जनरेट होता है, उसको पता चलता है, तो इसीलिए वो सीवे की इफेक्ट पे काम करता है दोस्तों थर्मोकपल। तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 56, मेन एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल कोएक्सियल केबल इज, मतलब फाइबर ऑप्टिक सी ऑप्टिकल फाइबर केबल जो हमारा वो क्यों यूज करते हैं, प्रमुख लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है। इजी हैंडलिंग के लिए हम लोग OFC केबल यूज करेंगे क्या, नहीं। लेस वेट के लिए हम लोग OFC केबल यूज करेंगे, नहीं। उसके बाद दोस्तों इन्होंने दिया गया चौथा ऑप्शन इजी टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, फाइबर ऑप्टिक नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा लो लॉस हमारा, क्योंकि क्या हमारा सिग्नल जो जा रहा है वो लॉस कितना कम हो रहा है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं लो लॉस। तो इसीलिए हमारा फाइबर ऑप्टिक क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी। इसलिए लो लॉस कम करने के लिए ही मेन मुख्य एडवांटेज क्या है, लो लॉस होता है, इसलिए हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 57 में, निम्नलिखित परिपथ में ए और बी विभवांतर क्या है दोस्तों ये बैटरी का है सीरीज है पहला कनेक्शन। तो आप देखिएगा दोस्तों, कन्फ्यूज मत हो जाए, क्योंकि क्या है ना इसमें क्या बहुत सारे गलती भी करते हैं, क्योंकि 10 वोल्ट 10 सीरीज में जोड़ दिया 20 वोल्ट हो गया, पर हमारा 6 है और हमारा सीरीज में वोल्टेज जुड़ता है और पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम रहता है, तो हमारा 10 20 हो जाएगा, पर 6 का 6 ही रहेगा, तो 20 - 6 करेंगे तो हमारा 14 वोल्ट आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, 14 वोल्ट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इन्होंने पूछा 58 निम्नलिखित में प्रतिरोधक के सिरों पर प्रदर्शित तरंग होती है, मतलब इन्होंने ये
सर्किट डायग्राम बनाया है दोस्तों, आपको याद आ रहा होगा कि आपने पढ़ा होगा। तो यह एक ब्रिज सर्किट है। ब्रिज सर्किट है जो हमारा फुल वेव है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है। तो दोस्तों क्या लग रहा है आपको, ये क्या है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में हमारी क्या होती है, जो AC DC बदलते हैं, रिप्रेजेंट किसको करेगा दोस्तों, ABC। तो हमारा क्या होता है, DC करंट क्या है, पूरा एकदम अच्छा मिलता है। तो हमारा क्या है, DC करंट में ए ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि एकदम सीधी रेखा है, मतलब सीधी क्या, क्लीन है। और बी में देखेंगे हाफ ऑफ राउंड साइकिल है, इसमें क्या है, हाफ 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 पूरा अच्छे से दिया है। जबकि सी में क्या है, टूट टूट गया है, प्लस ऊपर नीचे है। और डी में बिल्कुल ऐसे नीचे है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्यों। और दोस्तों इसमें 2-3 क्वेश्चन और भी आते हैं, जैसे कभी कभी फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता पूछ लेता है, हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता पूछ लेता है। तो 2-3 क्वेश्चन से ज़रूर आते हैं दोस्तों, आप एक बार और देखिएगा अच्छे से। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द डिवाइस हैविंग द फॉलोइंग फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाय कैरेक्टरिस्टिक। दोस्तों इन्होंने फिगर दे दिया, एक डायग्राम दे दिया इन्होंने, उसका फॉरवर्ड रिवर्स बायस पूछ रखा है इन्होंने। तो दोस्तों डायरेक्ट का जो होता है, डायरेक्ट तो अलग डायग्राम होता है इसका, जिन्हें डायरेक्ट का न्यू वोल्टेज में न्यू वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है दूसरा रहता है, FET इसका नहीं आता। दोस्तों क्या हो जाएगा, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का ये फॉरवर्ड रिवर्स का डायग्राम है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिपथ को पहचानिए, आइडेंटिफाई द सर्किट। इन्होंने दे रखा है 1 mH और 100 K यूनिट। ये जो दिया वैल्यू पे मत जाएगा। इन्होंने क्या पूछा है, फिल्टर पूछा, कौन सा फिल्टर, हाई पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर है। तो दोस्तों इसमें आपको दिख रहा है इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है, मतलब LR इंडक्टर और रेजिस्टेंस। LR जो है सर्किट जो होती है लो पास फिल्टर के लिए दोस्तों होती है। और इसी में क्या है, अभी CR हो जाती, RC हो जाती, तो क्या हो, हाई पास हो जाती। तो इसमें क्या है, इंडक्टर है और रेजिस्टर है, LR। तो क्या हो जाएगा, लो पास फिल्टर दोस्तों। और आपका आंसर हो जाएगा C। दोस्तों यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें दोस्तों, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चन, तो ज़रूर आप सक्सेस हो जाएंगे, और आप भी इसरो, BRC, NPCL या किसी में जो है टेक्नीशियन, रेलवे टेक्नीशियन या किसी में जॉब अभी ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से कर रखे हों, तो आप ज़रूर देखिएगा ये क्वेश्चन पेपर, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जितने भी दोस्त होंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के, ITI पास या CVT NCVT, उनको ज़रूर पहुँचाइएगा दोस्तों। बहुत ही फ़ायदेमंद यह वीडियो है दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में ज़रूर दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, सब लोग नौकरी पाएँ, गवर्नमेंट जॉब लें। क्योंकि क्या है, मैं BRC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारे चैनल पे बने रहें और अच्छे से अच्छे वीडियो देखते रहें, और आप भी सिलेक्शन लें। क्योंकि अभी हाल ही में जल्द से जल्द IG कार का रिजल्ट रिलीज हुआ है, स्टाइपेंड कैट ट्रेनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक लेके, थोड़ा अच्छे से तैयारी करेंगे, और देखते हैं कुछ नोटिफिकेशन वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई गवर्नमेंट जॉब का आता है टेक्नीशियन का, तो मैं ज़रूर डालूँगा अपने वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।